नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष भादविया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी है कि उनकी एक स्टेच्यू इंडिया गेट पर लगाई जाएगी और गणतंत्र दिवस समारोह अब 23 जनवरी से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में पहली बार स्वाधीनता दिवस के अतिरिक्त लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया 21 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि वह आज़ाद हिंद फौज के गठन की 75वीं वर्षगांठ थी। इससे पूर्व 2016 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 100 गोपनीय फाइलों को डिजिटल करके उनको राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा गया है। इस प्रकार अब भारत देश सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीनता संग्राम में योगदान को सराहना करता है और उस योगदान को स्वीकार करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नारे जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े करता है, ऐसे अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु आज तक एक गुत्थी बनकर रह गई, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उनके योगदान को स्मरण करते हुए इस वीडियो में मैं आपको उनके इतिहास से जुड़ी कुछ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की 9वीं संतान थे। उनके पिता जाने माने वकील थे और साथ ही वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। बचपन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल से अपना मैट्रिक किया और उस परीक्षा में वे द्वितीय स्थान पर रहे। इसके पश्चात उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर उनका एक प्रोफेसर के साथ झगड़ा होने पर उनको 1 वर्ष के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया। लेकिन उनके पिताजी की पहुंच होने के कारण उन्हें पुनः यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ने एडमिशन दिया। हालांकि उनका कॉलेज बदला गया और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने बीए ऑनर्स की डिग्री दर्शन शास्त्र में प्राप्त करी। उन्होंने हेगल, मार्क्स, भारतीय दार्शनिकों आदि के विचार पढ़े, लेकिन वे सबसे ज़्यादा प्रभावित स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अरबिंदो घोष से थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा देने का निश्चय किया और वे 1920 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान के ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लिया और वहीं पे उन्होंने आईसीएस की तैयारी करी और वे उस परीक्षा में 4थे स्थान पर रहे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1921 में जब भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब
उस पद को धारण नहीं करना चाहते थे और भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वयं भागीदारी करना चाहते थे। उन्होंने 22 अप्रैल को भारत सचिव एडविन मॉन्टेक्यू को पत्र लिखा और कहा कि मेरा नाम प्रोबेशनर्स की लिस्ट में से हटा दिया जाए। इसके पश्चात वे भारत आए और 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी से मुंबई में मिले और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें कारावास हुआ। यह उनका पहला कारावास था। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार कारावास झेले। महात्मा गांधी जी ने उन्हें बंगाल में चित्तरंजन दास के साथ काम करने को कहा और वहां पर जाकर उन्होंने चित्तरंजन दास के काम को देखा और उनकी मार्गदर्शन में स्वाधीनता आंदोलन में कार्य प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस 1923 में कोलकाता महापालिका के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए। उस समय मेयर चित्तरंजन दास थे। उन्होंने कोलकाता महापालिका की कार्य करने की तरीके को बहुत हद तक बदल दिया। इसी दौरान उन्होंने स्वराज अखबार भी निकाला और चित्तरंजन दास के द्वारा प्रारंभ किए गए अखबार फॉरवर्ड के भी वे एडिटर रहे। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए और साथ ही बंगाल कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बने। 1925 में एक ऐसी घटना हुई जिस कारण उन्हें मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। एक क्रांतिकारी थे बंगाल के गोपीनाथ साहा, जिन्होंने चार्ल्स टेगाट नाम के अधिकारी को मारने का एक कार्य किया जो हो नहीं पाया। लेकिन जब गोपीनाथ साहा को फांसी हुई और गोपीनाथ साहा का शव आया तो उन्होंने उस शव को जलाने का, उस शव में अपनी भागीदारी करी शव यात्रा में। तब बंगाल पुलिस को लगा कि कहीं सुभाष चंद्र बोस का क्रांतिकारियों के साथ संबंध तो नहीं है और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। वे वहाँ पर काफ़ी बीमार रहे और इस कारण से उन्हें शीघ्र रिहा किया गया। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार खाकी वर्दी में उन्हें सलामी दी। उन्होंने एक छोटी वॉलंटियर्स सेना तैयार करी जो कि डिसिप्लिन्ड थे और उन्होंने खुद ऑफिसर इन कमांड किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी तब उन्होंने नेहरू जी के साथ होकर पूर्ण स्वराज की मांग करी और 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसमें उनकी अहम भागीदारी थी। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को अल्मोड़ा जेल हुई। वहाँ उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया अपना इलाज कराने गए। तपेदिक की बीमारी थी उनको। वहाँ ऑस्ट्रिया में सफल शल्य चिकित्सा हुई और अपने यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से मुलाकात करी। आयरलैंड के नेता डी वेलेरा एवं अन्य यूरोप के प्रमुख राजनयिकों के साथ उन्होंने प्रगाढ़ संबंध स्थापित किए। इसी दौरान ऑस्ट्रिया में 1934 में
एमिली शेंकल से उनकी मुलाकात हुई, जिनका कार्य सुभाष चंद्र बोस की टाइपिंग में मदद करना था, क्योंकि वे उस समय एक पुस्तक इंडियन स्ट्रगल लिख रहे थे और वहाँ पर उनका सामंजस्य बैठता है। और इन्हीं एमिली शेंकल के साथ 1942 में सुभाष चंद्र बोस बैट गैस्टिन नामक स्थान पर विवाह करते हैं और इन्हीं से उनकी एक पुत्री होती है, अनीता बोस। 1936 में जब सुभाष वापस भारत आ जाते हैं तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता संभालते हैं। यहाँ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की संरचना करी, राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके अध्यक्ष उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया और खुद एक सदस्य के रूप में रहे। इस कमेटी का कार्य भारत के निमित्त योजनाएं बनाना था और इसी दौरान उन्होंने बेंगलोर में विश्वेश्वरैया जी के नेतृत्व में विज्ञान परिषद की स्थापना भी करवाई। ये उनके विजन को बताता है। 1939 में वे पुनः अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन इस दौरान गांधी जी अपने खास व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया 203 वोटों से सुभाष से हारते हैं। गांधी जी रुष्ट होते हैं और गांधी जी कहते हैं कि जो सुभाष की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं है वे अपने आप को अलग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्य इस्तीफा देते हैं। तब गांधी जी के प्रति सम्मान और अपनी एक विशेष विचारधारा को आगे ले जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस सहजता से 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। 3 मई 1939 को वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को वो कांग्रेस के अंदर ही रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता और कांग्रेस के द्वारा उन्हें निकाल दिया जाता है। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और वे एक नया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कोलकाता में एक हॉलवेल मॉन्यूमेंट था जो कि गुलामी का प्रतीक था। सुभाष की यूथ ब्रिगेड उसको रातों रात ध्वस्त करती है। सुभाष को जेल मिलती है और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अपने घर में नजरबंद कर दिया जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 की रात को पठान जियाउद्दीन मोहम्मद नाम से वेश धारण करके अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ गोमा रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ से वे फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर से वे काबुल, काबुल से मॉस्को और मॉस्को से बर्लिन आते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से होती है। बर्लिन में वे जो भारतीय युद्धबंदी हैं द्वितीय विश्व युद्ध के, उनको अपने साथ मिलाकर फ्री इंडिया यूनिट का गठन करते हैं। करीब 3000 के ऐसे युद्धबंदी होते हैं और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी बर्लिन में की जाती है। इसका मकसद एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर युद्ध लड़ना था, एलाइड पावर्स के खिलाफ। लेकिन सुभाष बोस हिटलर के तरीकों से वाकिफ नहीं हो पाते हैं और उस काल में जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के काफ़ी देशों पर अधिकार कर लिया था। जापान एक विजेता राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। तब सुभाष हिटलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी प्रकार उन्हें जापान पहुंचा दे और आगे की योजना वे जापान से ही बनाएंगे। तब 1943 के प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस जर्मन सबमरीन के सहयोग से मेडागास्कर पहुंचते हैं और मेडागास्कर से वे जापानी सबमरीन में इंडोनेशिया के पडांग बंदरगाह पर उतरते हैं और यहीं से उनका एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। इससे पूर्व मैं आपको एक बात और बता देता हूँ
कि सुभाष चंद्र बोस कोलकाता महापालिका के 1930 में मेयर भी चुने गए थे। तो इस दौरान उन्होंने जो भी पद प्राप्त किए, उन्होंने उसका निर्वाह अद्वितीय नेतृत्व क्षमता के साथ किया। 1943 में जब वे जापान पहुंचते हैं, तब उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस और मोहन सिंह से होती है। रास बिहारी बोस पूर्व क्रांतिकारी रहे हैं, जो कि भारत से जापान गए थे और वहां पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने मिलकर जो युद्धबंदी द्वितीय विश्व युद्ध के वहां पर थे, उनके साथ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था 1942 में। और मोहन सिंह ने ही ये नाम सुझाया था, लेकिन किसी कारणवश उनका जापान सरकार से मतभेद हो गया और इस योजना को रोकना पड़ा। लेकिन सुभाष के पहुंचते ही ये योजना पुनः क्रियान्वित की गई और उस समय करीब 16,000 युद्धबंदियों के साथ पुनः आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और धीरे धीरे करीब 43 से 45,000 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में आज़ाद हिंद फौज के गठन का ऐलान किया गया और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में फ्री प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं युद्ध मंत्री स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का गठन किया, जो कि महिला रेजिमेंट थी। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थी। इस निर्वासित सरकार को 11 राष्ट्रों ने स्वीकार किया और सिंगापुर से अपने रेडियो उद्बोधन में वे भारतवासियों को संबोधित करते थे और जुलाई 1944 में उन्होंने अपने रेडियो उद्बोधन में महात्मा गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि किन कारणों से वे जापान के सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के खिलाफ भाग ले रहे हैं। और उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बदले में महात्मा गांधी ने उन्हें प्रिंस राजकुमार की उपाधि प्रदान करी, संबोधित किया। 1944 में बर्मा, कोहिमा, इम्फाल हमारे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने युद्ध लड़े। कोहिमा का युद्ध काफी प्रसिद्ध युद्ध है, अप्रैल से जून तक वो चलता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि खराब मौसम और समय रहते जापानी एयरफोर्स की मदद न मिलने के कारण सुभाष बोस की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उनका हेडक्वार्टर्स रंगून था, वे पीछे की तरफ हटे। लेकिन इससे पहले कि वो वापस से कुछ कर पाते, 1945 में जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया अगस्त महीने में और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस को भी आज़ाद हिंद फौज को डिसबैंड करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और सुभाष बोस ने नई योजना के तहत मंचूरिया रशिया में जाकर रशिया के सहयोग से पुनः कुछ नया करने की योजना बनाई। ऐसा करते वक्त कहा जाता है कि ताइपे हवाई अड्डे पर 18 अगस्त 1945 को उनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे 3rd डिग्री बर्न और हार्ट अटैक के कारण मर गए, शहीद हो गए।
हालांकि इससे संबंधित कई कमीशन भारत में आज़ादी के बाद बने और उनकी रिपोर्ट आज तक गुत्थी ही रह गई। सबसे पहले 1946 में पिक्सन रिपोर्ट, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनकी रही। और आज़ादी के बाद 1956 में शाहनवाज कमेटी, शाहनवाज इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 1970 में खोसला कमीशन, 2005 में मुखर्जी कमीशन। लेकिन फिर भी दो मत हैं कि सुभाष उसके बाद भी जीवित रहे, और दूसरा कि सुभाष हवाई दुर्घटना में मारे गए। उनकी अस्थियां रांकोजी टेम्पल टोक्यो में सुरक्षित है। हालांकि जो भी विषय रहा हो, लेकिन सुभाष का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय है, अनपैरेलल्ड है। उन्हें हम आधुनिक शिवाजी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर महाराणा प्रताप और शिवाजी की मूर्ति के साथ या उनके फोटो के साथ किसी को लगाया जा सकता है स्वाधीनता सेनानी को, तो वे सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के गठन के बाद पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के अंदर एक स्पार्क जागृत होती है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर पड़ता है और मजबूरी में उसे जब अपने उपनिवेशों को आज़ादी देनी पड़ती है, तो एक मजबूरी ये भी है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और दक्षिण एशियाई देशों के अंदर एक तरीके से क्रांति जागृत हो गई है आज़ाद हिंद फौज के कारण। और ऐसा प्रतीत हो गया। इसका सीधा प्रभाव 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी बॉम्बे, कराची एवं अन्य जगहों पर हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब 1857 की क्रांति जैसा ही विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह भारत में होने की संभावना है, और उन्होंने भारत को 1947 में आज़ादी प्रदान करी। तो आज़ाद हिंद फौज का और सुभाष चंद्र बोस का एक अद्भुत योगदान हमें देखने को मिलता है। साथ ही सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने समाजवादी विचारों से भारत को एक दर्शन दिया, और उनका जो विदेश यात्राओं का अनुभव था, उससे भी उन्होंने भारतीय युवाओं को कुछ राष्ट्र के प्रति कुछ नई बातें सिखाई। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आजादी के बाद उतना वैभव, उतना यश नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इस ओर लगी हुई है, और भारतीय युवाओं, भारतीय छात्रों, सभी को पता चल रहा है कि ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालता है, जो शिवाजी की भांति युद्ध नीति में विश्वास करता है, कहां अहिंसा की आवश्यकता है, कहां सेना की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी चाहिए। उनका यह कहना कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्होंने भारतीय युवाओं में प्राण फूंक दिए। उनकी सेना के लिए महिलाओं ने अपने जेवर दे दिए, लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे दे दिए, और रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा उनका कोष हो गया। तो भारतीयों का समर्पण भी उन्हें मिला। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता सेनानियों में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आजादी के बाद स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ने जब क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन किया, तो उसकी अध्यक्षता उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की ऑयल पेंटिंग से कराई। अर्थात
अध्यक्षीय आसन पर सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग रख दी गई। इस प्रकार का वैभव सुभाष बोस का क्रांतिकारियों के बीच में रहा। तो सुभाष चंद्र बोस के कृतित्व व्यक्तित्व को मेरा नमन, और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आप उनके अविस्मरणीय युगों युगों तक याद रखने वाले योगदान को ध्यान रखेंगे और आज़ाद भारत में सुभाष की दृष्टि, उनकी सोच को संजोए रखेंगे और हमारे मूल कर्तव्यों की पालना करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।